ठीक है। ये है एक मिस्टर विजय। समझना ये क्या चैप्टर है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, समझना पहले, ठीक है। तो ये मिस्टर विजय है, इसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई बढ़िया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, पैसे वाला था ये हो गया यहाँ पार्किंग। अब ओरिजिनल बिल्डिंग तो मैं बनाने वाला नहीं है ना, अंडरग्राउंड में पार्किंग करा दी इसने। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो ऐसे अपने इसने फ्लोर बना दिए, एक ऊपर और बड़ा फ्लोर बना दिया, और यहाँ पर लगा दी इसने एक लिफ्ट आने जाने के लिए, ओके, ठीक है। तो अब पूरी बिल्डिंग हमको बनानी नहीं है, हम तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ फ्लोर। बड़े से हैंडलूम देखे होंगे ना, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके के हैंडलूम है ना, मॉल बोलते हैं जिसको, मॉल भी हो सकते हैं। तो उसी तरह का इसने एक बिल्डिंग बना दिया, और इस बिल्डिंग के अंदर इसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ये हो गया इसका डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट, डी फर्स्ट यानी कि डिपार्टमेंट फर्स्ट। सेकंड फ्लोर पे डिपार्टमेंट सेकंड, थर्ड फ्लोर पे डिपार्टमेंट थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे डिपार्टमेंट फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे डिपार्टमेंट फिफ्थ, और मान लेते हैं ये इसने स्टोर रूम बना दिया। टोटल इसने 5 डिपार्टमेंट बना दिए। ये बना दिया इसने क्लोथ के लिए, अब हर तरह के क्लोथ, बच्चों के क्लोथ, बड़ों के क्लोथ, ड्रेसें, फैंसी वैंसी सब इधर। यहां बना दिया इसने गिफ्ट आइटम्स, ये बना दिया इसने ग्रोसरी के लिए, ये बना दिया इसने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ये बना दिया इसने ब्यूटी प्रोडक्ट। आप देखते होंगे ना, बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग्स में आप गए होंगे, मॉल वगैरह में गए होंगे तो देखा होगा ना, ऐसा होता है ना, इस फ्लोर पे ये सामान मिलेगा, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, इस फ्लोर पे ये, है ना। यहाँ बच्चों के कपड़े, यहाँ बड़ों के कपड़े, ऐसे ऐसे देखा होगा ना। मैं तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, और वास्तव में कुछ बिल्डिंग्स के अंदर इस तरीके के डिपार्टमेंटल स्टोर बने होते हैं, कुछ बिल्डिंग में और तरीके के बने होते हैं। तो इसने डिपार्टमेंट बना दिए, टोटल 5 डिपार्टमेंट बना दिए, और 5 डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया। यहाँ एक अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, यहाँ एक अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, सब जगह एक एक अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया इसने, मैनेजर अपॉइंट कर दी, और उन मैनेजर को पूरा सामान भर के दे दिया, बोला अब बेचो, प्रॉफिट कमाओ। तो मैनेजर तो लग गए परचेज और सेल पर, और एक्सपेंडिचर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंट को तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना। और अकाउंटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट की करेगा या पूरी बिल्डिंग की करेगा? भाई देखा जाए तो पूरी बिल्डिंग की करेगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, उसमें एम्प्लॉइज अलग अलग हैं, उसमें मैनेजर अलग अलग हैं, हर डिपार्टमेंट के खर्चे अलग अलग हैं, है ना। इस डिपार्टमेंट में एक सब मीटर लगा दिया तो इस डिपार्टमेंट में बिल ये डिपार्टमेंट भरेगा, इस डिपार्टमेंट का बिल ये डिपार्टमेंट, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 4 कर रहे हैं, इसमें 5 कर रहे हैं, इसमें 1 कर रहा है, इसमें 7 कर रहे हैं। ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो कुछ 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होंगे। एक एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो हर डिपार्टमेंट के सेपरेट होंगे, है ना। कोई खर्चा इस डिपार्टमेंट का है तो उसको इसमें थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, है ना, कि हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग हो सकती है। और इससे ये भी पता चल जाएगा, अगर हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग से करेंगे तो ये पता चल जाएगा, इनका कंपैरिजन हो सकता है, भाई इस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना प्रॉफिट। इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 10 लाख रुपए लगाए, उस पर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर अलग अलग अकाउंटिंग करें, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग, हाँ, अब इस बिल्डिंग को जब हमने बनाया ना तो लोन लेके बनाया। अब लोन पे हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो पूरी बिल्डिंग पे हमने करोड़ों का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट के खर्चे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक जॉइंट एक्सपेंडिचर होंगे,
एक सेपरेट एक्सपेंडिचर होंगे। जो सेपरेट एक्सपेंडिचर होंगे वो आसानी से पता चल जाएंगे। जो जॉइंट वाले होंगे उनको हमको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो वो किस तरीके से करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होंगे। दो तरीके कौन से हैं? एक होगा सेपरेट एक्सपेंसेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट ही है ना, पृथक, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो तो दे रखा होगा, जिस डिपार्टमेंट का होगा उसके खर्चे में दिखा देंगे। एक होंगे जॉइंट एक्सपेंसेस, या ऐसे एक्सपेंसेस जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, नॉट, या इसमें भी फिर मैं दो बता देता हूं। जो जॉइंट एक्सपेंडिचर होंगे ना, इसमें भी फर्दर दो है। एक सेपरेटेबल, सेपरेशन पॉसिबल, भाई सेपरेट किया जा सकता है भले जॉइंट है, तो हम इनका कोई बेस लेंगे, और उस बेस को लेकर के हम सेपरेट कर देंगे। वो बेस क्या हो सकता है? वो बेस जो है स्पेस हो सकता है, वो बेस जो है आपका टाइम हो सकता है ना, तो उसके बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक होंगे नॉन सेपरेबल, जो नॉन सेपरेबल है ना, हाँ, फिर इसको हम क्या करेंगे, सीधा जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। अब जनरल पीएनएल क्या है? पूरी बिल्डिंग का जो अकाउंट बनेगा अलग से, उसमें ट्रांसफर कर देंगे, किसी डिपार्टमेंट में करेंगे नहीं ट्रांसफर, क्योंकि उनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। ऐसे भी कुछ होंगे, ओके। जैसे मैंने बोला ना, पूरी बिल्डिंग का रेंट, पूरी बिल्डिंग का रेंट नहीं, रेंट को तो स्पेस वाइज किया जा सकता है, पूरी बिल्डिंग पे जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसको कैसे सेपरेट करोगे? वो नहीं किया जा सकता, तो वो नॉन सेपरेबल हो गया। हाँ, पूरी बिल्डिंग का अगर रेंट पे ले रखी है, वो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो एरिया वाइज हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितना एरिया यूज हो रहा है। जैसे 1 लाख रुपए रेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 कर दिया, है ना, तो 20,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे है जो सेपरेट ही होंगे, वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे भी सेपरेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसे होंगे जो जॉइंट होंगे लेकिन उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनका बेस क्या लेना है मैं अभी आपको बता दूंगा। और एक ऐसे जिनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, तो उनको हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे जनरल पीएनएल के अकाउंट। अब मैं बता देता हूं ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका हमको बेस लेना होगा, और बेस लेके हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लिया है, वो बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के स्टडी मटेरियल से, जो CA इंटर का स्टडी मटेरियल होता है वहाँ से लिया है मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूंगा आपको पढ़ के। ये देखो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो जॉइंट है और कुछ बेस लेके उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है रेंट, रेट एंड टैक्सेस है, कोई रिपेयर है, कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, तो इनको किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है पांचों डिपार्टमेंट में? अगर 5 डिपार्टमेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्लोर एरिया वाइज, यानी कि वही स्पेस वाइज, कौन सा प्लेस किस जगह को ज्यादा यूज किया जा रहा है, कहां, उस एरिया वाइज है ना। 1/3 में ये है, 2/3 में ये, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। वही 20% ये एरिया यहाँ यूज हो रहा है, तो इसमें 20% वो खर्चा आ जाएगा। किस किस का? रेंट का, रेट्स का, टैक्सेस का, रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस हो बिल्डिंग का, उसका। और अगर आपको एरिया नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में सर, तो टाइम बेस, कैसे? टाइम बेस दे रखा होगा, दोनों में से एक चीज आपको होगी दे रखी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो एनर्जी एक्सपेंसेस है, कोई लाइटिंग का खर्चा, एनर्जी का खर्चा, पावर का खर्चा, तो इसको कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, तो उसका मीटर लगा होगा, तो उसमें रीडिंग देख के कैसे ना कैसे उस हिसाब से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। सेलिंग एक्सपेंसेस पता है कौन कौन से होते हैं? जैसे डिस्काउंट दे दिया सेल करने के लिए, सेल उधार किया, कुछ बैड डेप्स हो गए, कोई कमीशन दे दिया सेल करने के लिए, कोई फ्रेट दे दिया, आउटवर्ड फ्रेट मतलब
गुड्स सेल करने के बाद में उसके आदमी के घर तक पहुंचाने का खर्चा, और ट्रैवलिंग हो गया कोई मैनेजर का, सैलरी हो गई सेल्स मैनेजर की, या कोई भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चा कि गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा हुआ है, तो उसको हम सेलिंग रेशियो के अंदर, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी कि सेल्स रेशियो के अंदर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो पूरे ही बिजनेस का किया जाएगा, और फिर जो जिस डिपार्टमेंट की जितनी सेल हो रही है उस रेशियो में उस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जो भी कैरेज इनवर्ड है, देखो दो चीजें, एक होता है कैरेज आउटवर्ड, ये देखो ये रहा, ये इसको कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। कल जब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे किसका, ब्रांच अकाउंट का, तो वहां पर मैंने बताया दो चीजें होती है, कैरेज आउटवर्ड, एक कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड खर्चा है तो सेलिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैरेज इनवर्ड जो होता है, कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये परचेज से रिलेटेड होता है, तो इनको परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट यानी कि परचेज रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा आपस में, एलोकेशन किया जाएगा इसका। वेजेस और सैलरी दे रखी है तो टाइम बेसिस पर दिया जाएगा इनको, या नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेसिस पे भी हो सकता है। 6 नंबर डेप्रिसिएशन है, अगर इंश्योरेंस है या रिपेयरिंग करा रखी है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट। देखो ये रिपेयरिंग जो है ना, यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिपेयरिंग नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एसेट्स की रिपेयरिंग करी जा रही है, एसेट्स की रिपेयरिंग करी जा रही है। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, या तो हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी एसेट्स है उसका रेशियो निकाल दो, या फिर टाइम रेशियो के हिसाब से, यानी कि कौन सी एसेट किस डिपार्टमेंट में कितने टाइम यूज हुई, जितने टाइम जिस डिपार्टमेंट में यूज हुई उस टाइम का रेशियो निकाल के उस एक्सपेंडिचर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस में आ गया आपका सैलरीज ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर्स, कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनको हम टाइम बेसिस पर या सब में बराबर बांट देंगे अगर टाइम बेसिस नहीं दे रखा है तो। नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर हम डिवाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, उस बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाएगा। 9th नंबर है पीएफ और ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ये जो है इसको वेजेस एंड सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें मेन ज़्यादा तो आपका काम आता है ना, ये सेलिंग वाला बहुत ज़्यादा काम आता है, ये वाला काम आता है, वेजेस एंड ये भी काम आता है, ये भी आता है। तो एक बार आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें तब याद हो जाएगी, और कुछ चीज़ें जो है आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो एक बार इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको नोटबुक के अंदर, और जब भी कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई इस खर्चे को कैसे बांटो, तो इसको देखना पड़ेगा। ओके, वैसे क्वेश्चन में सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है ना वो जॉइंट वाले नहीं होंगे, है ना, कुछ एक्सपेंडिचर का पहले से ही बता रखा होगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना है, कुछ इसमें से होंगे, तो वो दोनों मिला जुला असर होगा, और उसके बाद हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने होंगे। को दिख रहा है आपको? ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ द टिन एंड टॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू टिन एंड टॉय लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। मैं बता रहा हूं क्या कह रहा है ये कह रहा है कंपनी है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, इन द बुक्स ऑफ टिन एंड टॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है। अब इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक है टिन डिपार्टमेंट, एक है टॉय डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट है बेटा? 2 डिपार्टमेंट है, एक है टिन डिपार्टमेंट और एक है टॉय डिपार्टमेंट। और इस कंपनी का नाम क्या है? टिन एंड टॉयज डिपार्टमेंट। टिन मतलब वो जो चादरें होती है, बड़ी बड़ी चादरें होती है टिन की, है ना, जिससे डब्बे वगैरह बनते हैं, बर्तन वगैरह बनते हैं वो। और टॉय डिपार्टमेंट मतलब खिलौनों का डिपार्टमेंट भी। तो यहाँ सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मतलब इनका मेन काम जो है ना वो तो ये है टिन डिपार्टमेंट का, ये इनका मेन काम है। ठीक है, बड़ी बड़ी चादरें लेते होंगे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते होंगे उससे, फिर उससे कुछ चीज़ें जो वो बड़ी बड़ी जो टिन लेते होंगे, चादरें लेते होंगे बड़ी बड़ी लोहे की या एल्यूमिनियम की, है ना, और उसको काट के जब बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें, बड़े बड़े बक्से, बड़े बड़े टिन्स, बड़े बड़े कुछ चीज़ें लोहे की वगैरह की या एल्यूमिनियम की बनाते होंगे, गेट बनाते होंगे जो भी। ठीक है, उसके बाद पीछे जो स्क्रैप बचता होगा, कतरन जिसको बोलते हैं ना, जैसे कपड़े जो सिलता है ना दर्जी, उसके पास कितनी कतरन बचती है। तो यहाँ पर वो दर्जी तो है नहीं, यहाँ पर तो वो बड़ा काम चल रहा है लोहे वगैरह का, एल्यूमिनियम का, पर उनको बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में जो स्क्रैप बचता है, उस स्क्रैप से ये क्या बनाते होंगे? टॉयज बनाते होंगे, खिलौने बना देते होंगे और उसको बेच देते होंगे। तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब लिखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ,
ओपनिंग स्टॉक दे रखा है किसका, एक तो टॉय का दे रखा है कितना 5000 और टिन डिपार्टमेंट का कितना दे रखा है 15000। ओके, रॉ मटेरियल इशूड दे रखा है टू टिन डिपार्टमेंट ₹36,000। देखो रॉ मटेरियल कहां इशू किया गया, टिन डिपार्टमेंट को, कितना 36,000 रुपए का, ठीक है। और रॉ मटेरियल स्टॉक कंज्यूम कितना किया गया 9,000 रुपए का। वेजेस दे रखी है टॉय डिपार्टमेंट की 3,000 रुपए और टिन डिपार्टमेंट की 6,000 रुपए, दोनों की वेजेस अलग दे रखी है, तो हमको किसी भी बेस पर इनको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना 1,500 रुपए, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि टिन डिपार्टमेंट का कितना और टॉय डिपार्टमेंट का कितना। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सेलिंग से रिलेटेड है, तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे इसको 1500 को। पैकिंग एक्सपेंडिचर सेल्स से रिलेटेड है, तो सेलिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहां पर पैकिंग एक्सपेंस जो है ओनली टॉय डिपार्टमेंट के दे रखे हैं, तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, है ना। एडवर्टाइजमेंट किसका कितना नहीं बोला हुआ है, तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे। पैकिंग एक्सपेंस बोल रखा है कौन से डिपार्टमेंट के हैं, टॉय, तो सीधे टॉय डिपार्टमेंट में दिखा देंगे, टिन डिपार्टमेंट के होंगे ही नहीं। ओके, ऑफिस एक्सपेंस जो है वो दे रखा है 4,800, तो दोनों में बांट देंगे, किस रेशियो में, सेलिंग रेशियो में। डेप्रिसिएशन किसका दे रखा है, फैक्ट्री इक्विपमेंट, कितना 3,200 और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 16,000। सेल्स दे रखी है 90,000 टिन डिपार्टमेंट की और 18,000 टॉय डिपार्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है दोनों डिपार्टमेंट का। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अदर इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, द ओनली, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, द ओनली रॉ मटेरियल यूज बाय द यूनिट इज द टिन सीड्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग टिन्स। इकाई का एकमात्र कच्चा माल टिन की चदरें हैं। मतलब टॉय डिपार्टमेंट कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं करता है, रॉ मटेरियल परचेज कौन करता है, टिन डिपार्टमेंट। और टिन डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल परचेज करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल वही है, चदरें हैं, टिन की जो सीड्स होती है वही है, उसमें से जो स्क्रैप बचेगा वो टॉय डिपार्टमेंट यूज करेगा। देखना, द ओनली रॉ मटेरियल यूज बाय द यूनिट इज द टिन सीड्स, टिन सीड ही यूज की जाती है फॉर प्रिपेयरिंग टिन्स, चदरे बनाने के लिए। एंड द बिटेन्स आर यूज फॉर टॉय मेकिंग। बिटेन्स मतलब कतरन से खिलौने बनते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी टिन बनाते हैं, बड़ी बड़ी टिन सीड से, और उसके बाद जो कतरन यानी स्क्रैप बचता है, बिटेन्स बचते हैं, उससे फिर टॉय डिपार्टमेंट खिलौने बनाता है। ओके, जो पहले बोला था वही लिखा हुआ है, द स्क्रैप सेंट बाय द टिन डिपार्टमेंट टू टॉय डिपार्टमेंट वॉज वैल्यू 2000। ये कह रहा है कि पहले तो ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो टिन डिपार्टमेंट में आया था, कितना का 36,000 रुपए का। ये देखो रॉ मटेरियल यूज्ड टू टिन डिपार्टमेंट कितना 36,000 रुपए का। उस 36,000 में से 2,000 उसने जो स्क्रैप बचा हुआ था वो किसको भेज दिया, टॉय डिपार्टमेंट को। तो इसका मतलब 36,000 का रॉ मटेरियल आया, उसमें से उसको काटा वगैरह और कुछ कतरन बची, स्क्रैप बचा, वो 2,000 का किसको भेज दिया, टॉय डिपार्टमेंट को। तो इसका मतलब टिन डिपार्टमेंट ने पूरा 36,000 का मटेरियल यूज नहीं किया, उसने ओनली 34,000 रुपीज का यूज किया। 2,000 का किसको भेज दिया, टॉय डिपार्टमेंट को। तो देखो रॉ मटेरियल का मैं यहां बता देता हूं आपको। जो रॉ मटेरियल है, हाँ, वो है टोटल 36,000। अब इसमें से टिन डिपार्टमेंट में कितना यूज हुआ 34 और टॉय डिपार्टमेंट में कितना यूज हुआ 2000, टोटल कितना हो गया 36। ये कह रहा हूं। ओके जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। जो टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट है ना, उसको किसी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बट हमारे पास तो यहां पर इक्विपमेंट है जिसपे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको यहां पर, ये देखो, ये रहा, ये डेप्रिसिएशन किसका, फैक्ट्री इक्विपमेंट का। और यहां पर बोल रहा है द टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। खिलौना विभाग में किसी संयंत्र का प्रयोग नहीं होता। जो टॉय डिपार्टमेंट है उसमें कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होता। तो ये जो इक्विपमेंट है ये पूरा का पूरा कहां यूज हुआ होगा, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट टिन डिपार्टमेंट में। तो ये जो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन है ये किस में जाएगा, टिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो टॉय डिपार्टमेंट में यूज ही नहीं होता। तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन टॉय डिपार्टमेंट में हम डालेंगे ही नहीं। ओके, ओनली 1/8 ऑफ द टोटल प्रमाइसेस, प्रमाइसेस मतलब बिल्डिंग, इज ऑक्यूपाइड बाय द टॉय डिपार्टमेंट। खिलौना विभाग में किसी संयंत्र का प्रयोग नहीं होता। कुल परिसर यानी कि जो टोटल बिल्डिंग है, प्रमाइसेस है, उसका 1/8 भाग खिलौना विभाग में प्रयुक्त होता है।
टोटल 1 अगर मान ले तो उसका 1/8 भाग किसका प्रयोग होता है, टॉय डिपार्टमेंट। बाकी जितनी भी बिल्डिंग है वो कहां यूज होती है, टिन डिपार्टमेंट। तो ये बिल्डिंग हम कहां, ये रेशियो काम आएगा जब हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग दोनों डिपार्टमेंट में काम आ रही है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम इस स्पेस रेशियो में बांटेंगे। ठीक, ओके। अब आपको ऊपर देखेंगे, ये मैं एक बार सारा ही हटा देता हूं जो मैंने अंडरलाइंस करी है। आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या बोला बेटा, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं। ओके, ठीक है। क्या बोला, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कब, 31 दिसंबर 2018 को। एक इसमें करेक्शन है बेटा, मैं वो आपको करा देता हूं। वो करेक्शन ये है कि ये 16,000 नहीं है, ये बिल्डिंग जो लिखा हुआ ना ₹16,000 नहीं है। ये जो डेप्रिसिएशन है दो चीज होगा, फैक्ट्री का तो 3,200 है, बिल्डिंग का 1,600 है, 16,000 नहीं है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे को याद है। तो ये है कितना, 1,600 ही है ओनली, ठीक है ना। ओके, ठीक है, 1,600 ही है, 16,000 नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एक सेकेंड, यहां तक ठीक है ना बेटा। हाँ, यहां पर लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ टिन एंड टॉय डिपार्टमेंट, और इसमें हम क्या बना देंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आइए बना देते हैं। ये हो गया हमारा टॉय डिपार्टमेंट, और यहां लिख देते हैं हम टिन डिपार्टमेंट, ठीक है। दो डिपार्टमेंट है तो डेबिट साइड में 2 कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम बनेंगे, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट होते तो 3-3 कॉलम बन जाते, ठीक है। इसके ऊपर लिख देंगे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना बेटा। ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये हो जाएगी क्रेडिट। मैं ये सोच रहा हूँ ट्रेडिंग P&L तो बनाना आता है, सिर्फ खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो आप इस चैप्टर में नया सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा टिन डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। टिन डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट। चलो जी, सबसे फर्स्ट दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो पहले किसका दे रखा है बेटा, ध्यान से। टॉयज डिपार्टमेंट कितना, 5,000, और टिन डिपार्टमेंट का कितना, 15,000। देखो टिन का बाद में दे रखा है ना, हाँ, टॉय में मत लिख देना उसको। तो टिन डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक 15,000, टॉय का 5,000। एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, टिन का यहां लिख दिया, टॉय का यहां लिख दिया, उल्टा मत लिख देना ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से पढ़ के लिखना। देखो यहाँ टॉयज डिपार्टमेंट का कितना है, 5,000, और टिन का 15,000 है, तो टॉय में 5,000, यहां पर 15,000। ये क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। ओके जी, नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल इशू टू टिन डिपार्टमेंट 36,000। लेकिन 36,000 पूरा का पूरा टिन डिपार्टमेंट ने यूज नहीं किया, उसमें से 34,000 टिन डिपार्टमेंट ने यूज किया और 2,000 किसने किया था, टॉयज डिपार्टमेंट ने यूज किया था। मैंने यहां बताया आपको, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे रॉ मटेरियल, इसने कितना यूज किया, 34,000 का, और इसने कितना, 2,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते, स्टॉक कंज्यूम्ड। स्टॉक पड़ा था, उसका कंजम्पशन दे रखा है कितना, 9,000 रुपए का। बट यहां प्रॉब्लम आ गई। अब 9,000 का जो स्टॉक कंजम्पशन करा है उसमें टिन डिपार्टमेंट ने कितना किया और टॉय डिपार्टमेंट ने कितना किया, तो वो हम रेशियो लेंगे ये वाला कि उन्होंने रॉ मटेरियल जो उनको रॉ मटेरियल इशू किया गया था वो कितना था। ये रॉ मटेरियल इशू जो किया गया था ना, इसका रेशियो हम यूज कर लेंगे स्टॉक कंजम्पशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैसे, तो आइए बताता हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, अब खूब सारे वर्किंग नोट बनेंगे। स्टॉक कंज्यूम कितना,
9,000। अब इसमें किस रेशियो में बांटेंगे इसको? दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, टिन और टॉय। तो वो रेशियो हम कौन सा लेंगे? वो रेशियो लेंगे हम रॉ मटेरियल इशूड रेशियो। रॉ मटेरियल इसको कितना इशू किया था? 34,000, और 2,000 किसके पास में था? इसके पास। अब इसका निकालो रेशियो। ये 3 0 से 3 0 गए, 34 और यहां बच गया 2, ये 1 और ये कितना हो जाएगा? 17 सॉरी। तो रेशियो क्या हो गया? 17:1। तो 17:1 में 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कितना आएगा? कैलकुलेटर ले लो बेटा हाथ में फटाफट से। $8,500 और इसका आएगा 500। तो किसका है? देखो टिन का है 8,500 और इसका है 500। लिख दो यहां पर 2 स्टॉक कंज्यूम टोटल हो गया 9,000। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता देना है ना, बीच में मुझे रोक लेना। आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट आता है फिर वेजेस। वेजेस तो अलग अलग दे रखी है, टॉय डिपार्टमेंट की 3,000 और टिन डिपार्टमेंट की 6,000। और वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, पीएनएल में तो आएगी नहीं। ठीक है, तो टिन की कितनी है? 6, टॉय की कितनी है? 3। तो टू वेजेस दे रखी पहले से सेपरेट करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ रहा है यहां पर एडवर्टाइजमेंट। कितना? 1,500 रुपए का। किस रेशियो में होगा? सेलिंग रेशियो में। तो चलिए सबसे पहले हम यहां वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने? 1,500 की। कौन से डिपार्टमेंट में बांटना है? 2 डिपार्टमेंट, एक तो है टिन डिपार्टमेंट, टॉयज। किस रेशियो में? सेल्स रेशियो। तो दोनों में सेल्स कितनी हुई आइए देखते हैं। बेटा सेल्स सबसे एंड में यहां दे रखी थी। देखो सेल्स कितनी है? टिन डिपार्टमेंट की सेल्स कितनी है? 90,000। टॉय डिपार्टमेंट की कितनी है? 18,000। तो 90,000 और 18,000। बेटा खुशबू फिर क्लास 5 में, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में क्या करते थे? टाइम पास किए क्या? ये सिखाऊंगा मैं अब आपको यहां पर बैठ के कि 18 कहां से आया। बहुत शर्म की बात है बेटा, बुरा लगेगा आपको बट सॉरी, पर बहुत शर्म की बात है। आपको रेशियो नहीं आता है। ये इस चैप्टर का पार्ट थोड़ी है रेशियो। क्या यार, पूरे अरमानों में पानी फेर दिया तुम लोगों ने। क्या कहां से आया? ये रेशियो है। रेशियो में किसी भी चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। क्या 18 कहां से आया यार? इतना भी स्तर मत गिराओ यार। 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। 17 प्लस 1 18 ना। किसी भी अमाउंट को जब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? टोटल ऑफ रेशियो करते हैं ना, अनुपातों का योग करते हैं ना हिंदी में। चलो मेरे को भुला दिया यार, सेल्स भुला दिया। ये भी चीज बतानी पड़ेगी क्या? 90,000 और 18,000 सेल्स रेशियो क्या? 90,000 और 18,000। 90 और 18 तो 90,000 चलो जब जागे तब सवेरा, कम से कम पूछा तो क्लियर हो गया, नहीं पूछती तो अभी इसका क्लियर भी नहीं होता। चलो यार पूछ लिया करो कम से कम। हाँ 3 0 से 3 90 18। अब इसको काटो। ये कौन सी टेबल से कट रहा है? 3 की टेबल से कि 6 की टेबल से? 6 की टेबल से कट रहा है 15 और यहाँ पर आ गया 3। फिर ये 3 की टेबल से कट रहा है 1 और यहाँ आ गया 5। तो 5:1 रेशियो क्या हो गया? 5:1।
अब ये जो 1500 रुपए उसको इस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो देखो 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 और इन दोनों की टोटल 5 और 1 कितने हो गए 6, ठीक है। तो है क्या 1250 रुपए। एडवर्टाइजमेंट 1250 रुपए टिन में दिखाएंगे और 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों की टोटल हो गई 6, तो 250 और गया। हाँ, तो 1250 और 250 रुपए। आइए एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा। और पीएनएल अकाउंट हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है नीचे से, ठीक है। टिन डिपार्टमेंट में 1250, टॉय डिपार्टमेंट में 250। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बच्चे गायब हो गए। देखो 11 जने आए थे ना, देखो 3 जने गायब होंगे। अरे भाई साहब, पढ़ना मुश्किल होता है, जो काम करेक्ट होता है ना वो हमेशा मुश्किल होता है। हर कोई दुनिया में कामयाब होता है क्या? हर किसी के पास नॉलेज होता है क्या? हर कोई पैसा कमाता है क्या दबा के? क्यों? क्योंकि इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मजे करने का, टाइम पास करने का, रोते फिरते रहने का, गप्पे लगाने का, दोस्ती का, तब जाके कामयाबी मिलती है किसी भी एक फील्ड के अंदर। तो इसलिए कामयाब लोग बहुत कम होते हैं। 5% लोग हैं दुनिया के अंदर बहुत अमीर, 95% गरीब या मध्यम परिवार या उससे भी नीचे बुरी हालत में जीते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं करते। वो अपने काम को जो सही है उसको समय नहीं देते। अब देखो ना आपके सामने 40 बच्चे हैं, उसमें से 11 आए और उसमें से भी अभी 3 चले गए, 8 बचे। चलो जी ठीक है, बाद में टीचर को गालियां देते हैं, उसने कराया नहीं हमको सही से। हाँ, पैकिंग एक्सपेंसेस कितने? पैकिंग एक्सपेंसेस 600 रुपए के। वैसे तो हम उसको सेल्स रेशियो में बांटते हैं, बट हम नहीं बांटेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है पैकिंग एक्सपेंस पूरे के पूरे किसके हैं? टॉय डिपार्टमेंट के हैं। इसका मतलब टिन डिपार्टमेंट में कोई पैकिंग नहीं होती। तो पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए टॉय डिपार्टमेंट के 600, ओनली टॉय डिपार्टमेंट के। ठीक है जी, आगे फिर आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4800 टोटल। किस डिपार्टमेंट के कितने हैं वो नहीं बता रखा, तो वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पर हम वर्किंग नोट नंबर 3 किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? सेल्स रेशियो में। ठीक है, सेल्स रेशियो अभी हमने निकाला था ऊपर, वर्किंग नोट नंबर 2 में 5:1 आया था 90,000 और 18,000 से। तो कर दो 4800 5/6, 4,000 और यहां आ जाएगा 800। तो ये हो गया आपका ऑफिस एक्सपेंस। सेलिंग रेशियो में बांटना होता है इसको। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। नहीं सॉरी, ये आया ना क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ? अभी तो डेप्रिसिएशन बाकी है। डेप्रिसिएशन देखो बेटा, ये 1600 ही है, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन है आपका एक तो फैक्ट्री इक्विपमेंट का, और नीचे क्या बोल रखा था, मैंने पढ़ाया था आपको, ये देखो, द टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। तो पूरा का पूरा इक्विपमेंट कहाँ यूज हो रहा है? टिन डिपार्टमेंट में। टॉय डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट यूज नहीं होता है। तो इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी हम कहाँ दिखाएंगे? टिन डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, क्योंकि टॉय डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट यूज ही नहीं होता, तो फिर उसमें क्यों खर्चा दिखाएंगे? तो ये पूरा फैक्ट्री इक्विपमेंट का खर्चा 3200 टिन डिपार्टमेंट में दिखा देंगे। और डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में आता है बेटा, पता है ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। कितना था? 3000 था। कितना था? अरे 3200, 3200। एक और डेप्रिसिएशन है यहां पर। नेक्स्ट, ये बिल्डिंग नहीं है 1600 रुपए की। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो डेप्रिसिएशन है, उसके बाद इसे बिंदु लगे हुए। तो 2 तरह के डेप्रिसिएशन है, एक फैक्ट्री इक्विपमेंट पर और एक बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पर कितना? 1600 रुपए। हाँ, इसमें क्या है कि टोटल बिल्डिंग जो है उसमें 1/8 कहाँ यूज होता है?
टॉय डिपार्टमेंट में। तो आइए देखते हैं क्या होगा। 1600 रुपये का डेप्रिसिएशन है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1600, 1600 रुपये। किस रेशियो में बांटेंगे? स्पेस रेशियो में, एरिया रेशियो में। एरिया का, एरिया में हमको बोला हुआ है कि जो टिन डिपार्टमेंट है और टॉय डिपार्टमेंट है, इसमें एरिया कितना यूज होता है? 1/8। तो इसमें कितना एरिया यूज होता होगा? टॉय डिपार्टमेंट में 1/8 एरिया यूज होता है, तो इसमें कितना यूज होता होगा? 1 में से 1/8 लेस कर दो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 8, क्योंकि यहां पर 1 है। 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 8 बार। 8 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 बार। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/8। और सही तो है यार, 1/8 यहां यूज हो रहा है तो 7/8 यहां यूज होगा, और इन दोनों की टोटल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7/8 एरिया इधर यूज होता है, 1/8 एरिया इधर यूज होता है बिल्डिंग का। तो टिन डिपार्टमेंट में खर्चा कर देंगे 1600, 7/8, 7 और 1 8 होते हैं, और 1600 1/8। यहां जाएंगे 1400 रुपए, यहां जाएंगे 200 रुपए। आप ऐसा भी कर सकते थे, पता एक और तरीका भी है, अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। बेटा आपके उधर इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रिफ्रेश कीजिए, एक बार बंद करके वापस चालू कर दीजिए, ठीक है अंसारी सुल्ताना। ओके, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ होती तो सबको आती, आपको अकेले को नहीं आती। 1600 है, हाँ 1600 का 1/8 कर दो, कितना आ गया? 200। अब 1600 में से 200 डेप्रिसिएशन टॉय डिपार्टमेंट का है, तो पीछे कितना बच गया? 1400। वो किसका हो जाएगा? टिन डिपार्टमेंट का, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा 1400 टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक। नेक्स्ट, फिर आती है आपकी सेल्स। सेल्स 90,000 किसकी है? टिन डिपार्टमेंट की, और 18,000 किसकी है? टॉय डिपार्टमेंट की। तो 90 और 18, सेल्स तो इधर आती है, आपको पता है, बाय सेल्स 90,000 18,000। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक टॉय डिपार्टमेंट का कितना है? 6,000, और टिन डिपार्टमेंट का कितना है? 12,000, ठीक है। तो ध्यान से लिखना, पहले टॉय डिपार्टमेंट का दे रखा है ना, फिर टिन का है। तो टिन डिपार्टमेंट का है, इस टॉय का तो है 6,000, और टिन डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। तो ये थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ध्यान से देख के लिखना कौन से डिपार्टमेंट का है। ये आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है? सब चीज़ें तो दे रखी है, यहाँ तक हो गया, देखो सारा कर लिया हमने, ये पॉइंट्स भी पढ़ लिए थे, यस। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो निकालो 1,02,000, 1,02,000 में से ये सब लेस कर दो तो जीपी आ जाएगा टिन डिपार्टमेंट का 38,500। ठीक है, ऐसे कैसे? इसका निकाल दो, 18 और 6 कितने हो गए? 24। 24,000 में से लेस कर दो सब, 5,000, 2,000, 500, 3,000, 13,500 बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो जीपी आ गया। जीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख के ब्रैकेट में भी ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं। 38,500 और 13,500। अब इसमें से जो पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंडिचर है उसको लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 38,500 माइनस 1,400 माइनस 3,200 माइनस 4,000 माइनस 1,250, तो आ जाएगा 28,650 बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट।
उसका देख लेते हैं। 13,500, 13,500 में से लेस कर दो 200, 800, 250, 600, 11,650, 11,650। क्या टॉपिक है? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विभागीय हस्तांतरण। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं कुछ, अंतः विभागीय स्थानांतरण। क्या होता है ये, इसको समझते हैं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। उसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कंपनी है AB, ठीक है, कंपनी का नाम है AB। इसके 2 डिपार्टमेंट है। इसके कितने डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट है। एक है डिपार्टमेंट A, एक है डिपार्टमेंट B। 2 डिपार्टमेंट है इसके। अब इस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अपना काम करता है, ये डिपार्टमेंट अपना काम करता है, दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट है और हम इनकी ट्रेडिंग और P&L बनाते हैं और इससे नेट प्रॉफिट वगैरह पता करते हैं। एंड में पूरी कंपनी की हम बैलेंस शीट बना देते हैं। इतना हमने अभी तक समझा और इसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। अब यहां पर क्या होगा पता है, ये डिपार्टमेंट हो सकता है गुड्स ट्रांसफर करे इसको, वैसे ये डिपार्टमेंट क्या करता होगा? परचेज करता होगा और सेल करता होगा। अब सेल करने के अलावा ये गुड्स ट्रांसफर किसको कर रहा है? B डिपार्टमेंट। मतलब समझे कहने का मतलब, जैसे ये अपना अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, डिपार्टमेंट A का अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो, वैसे तो यहां क्या आता है? बाय सेल्स। हाँ, तो सेल्स तो होता ही है। इसके अलावा, सेल्स के अलावा एक और सेल करता है, वो क्या करता है? ट्रांसफर टू B डिपार्टमेंट। इसने क्या किया? कुछ गुड्स B डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर किया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की सेल्स है और 20,000 रुपए का गुड्स जो है वो किसको ट्रांसफर किया? B डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। ये इंटर ट्रांसफर हो गया। अब B डिपार्टमेंट जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, हाँ, तो ये क्या कहेगा? देखो, ये बोलेगा भाई कि एक तो चलो मेरे पास गुड्स परचेज करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक होगा, और एक कहां आएगा? एक क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम कहां से ट्रांसफर हुआ है? B डिपार्टमेंट से। B डिपार्टमेंट से इसके पास में कितना ट्रांसफर हुआ? 20,000 रुपीज का। ये है इसका मतलब इंटर ट्रांसफर। तो इंटर ट्रांसफर का मतलब होता है जब एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है। वैसे दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, खर्चे होते हैं, प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट में यही होता है। लेकिन कई बार 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर भी कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बस यही है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और कुछ भी नहीं। गुड इवनिंग जतिन। ठीक है, ओके। सो अब यहां पर प्रॉब्लम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की नहीं है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के केस में हमको ट्रीटमेंट क्या करना है, मैंने आपको भी बताया ना क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, है ना। तो यहां प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम एक और आती है, मैं बताता हूं वो कौन सी प्रॉब्लम है। जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया जो ये A डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है गुड्स किसको? B डिपार्टमेंट को 20,000 रुपए का। हाँ, तो ये जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ये किस पे हो रहा है? कॉस्ट पे हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कॉस्ट पे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर सेल्स प्राइस पे हो रहा है तो, सेल प्राइस पे हो रहा है तो, कॉस्ट पे हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये गुड्स ट्रांसफर हो रहा है सेल्स प्राइस पर, तो यहां पर हम सेल्स प्राइस पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जो ये गुड्स 20,000 रुपए का
किस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया? इस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया। किसको? इसको। तो इस डिपार्टमेंट ने, अब समझना बेटा, शब्दों पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, समझ आएगा। तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आएगा, क्योंकि कुछ चीजें पहले आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं उसको एक बार में क्लिक हो जाएगा। पूरा फोकस मेरे वर्ड्स पे करना, शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है? ओके, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिपार्टमेंट ए है, हाँ, ये क्या कर रहा है? गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी डिपार्टमेंट को, ठीक है? कॉस्ट पे कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कब? जब ए डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर किया कितना? 20,000 रुपए का। किसको? बी डिपार्टमेंट को। और बी डिपार्टमेंट ने वो गुड्स आगे बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसने इसको दिया, इसने आगे सेल कर दिया, सबने प्रॉफिट कमा लिया और वास्तव में प्रॉफिट रियलाइज हो गया। बट अगर यहां पर ये जो 20,000 रुपए का गुड्स ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है बी डिपार्टमेंट को, तो ए डिपार्टमेंट ने तो इसको सेल्स दिखा दिया, लेकिन बी डिपार्टमेंट ने अगर इसको बेचा नहीं है, और अगर ये यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा 20,000 रुपए का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो इसमें से जो प्रॉफिट है जो जुड़ा हुआ है, कब जुड़ा हुआ है? जब ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड सेल किया था, ट्रांसफर किया था सेलिंग प्राइस पर, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट अभी तक एक्चुअल में कमाया नहीं, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जैसे ब्रांच अकाउंट के अंदर हम स्टॉक रिजर्व निकाल के रख देते हैं, तो सेम यहां पर भी करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है वो पड़ा है, तो उसके अंदर का जो प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको हमको अलग निकाल के पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखाना होगा। कैसे करना होगा, कैसे नहीं करना होगा, उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं, उससे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी हो जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना वो भी समझ में आ जाएगा, और एक बार जो अभी तक किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा कि नोट्स के अंदर, ठीक है? क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सुमित एंड सन्स ऑपरेट 2 डिपार्टमेंट। सुमित एंड सन्स कितने डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है? 2 डिपार्टमेंट। अनिकेत बेटा 6 बजे का टाइम है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, लेट मत आया करो, जो आज कराने वाला हूं उसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया, ठीक है? सुमित एंड सन्स ऑपरेट 2 डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। द एंटायर डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट बी फॉर रॉ मटेरियल इज मीट बाय डिपार्टमेंट ए इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एट इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये बोल रहा है ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है? बी डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ए डिपार्टमेंट उसको भेजेगा। तो ए डिपार्टमेंट कहां से लाएगा? वो हो सकता है परचेज करे, तो जो रॉ मटेरियल है वो ए डिपार्टमेंट मार्केट से परचेज करता है, उसके बाद खुद भी यूज करता है और बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी करता है। तो बी डिपार्टमेंट को बाहर से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, मोटा मोटी ये कह रहा है। देखो समझ लो, पहले हिंदी में पढ़ा देता हूं। सुमित एंड सन्स के पास 2 विभाग है, और वह ब यानी बी विभाग के कच्चे माल की सारी आवश्यकता यानी कि ए विभाग से उसके सामान्य विक्रय मूल्य पर पूरी की जाती है। यानी कि जो ए डिपार्टमेंट है वो पूरा रॉ मटेरियल किसको बेचता है? बी डिपार्टमेंट को, बट किस पे बेचता है? सेलिंग प्राइस पे। तो ये यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए डिपार्टमेंट जो है वो गुड्स ट्रांसफर करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जो मैंने आज आपको बताया। तो ये यहां पर गुड्स ट्रांसफर करता है इसको, रॉ मटेरियल, ठीक है? गुड्स ट्रांसफर करता है किस पर? सेलिंग प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर। जो ए डिपार्टमेंट की सेल्स प्राइस है उसी पर बी डिपार्टमेंट को सेंड करता है, कॉस्ट पे नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है पूरा, रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ लॉस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए वाज 48,000 एंड दैट टू डिपार्टमेंट बी वाज 3750। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ए डिपार्टमेंट का और बी डिपार्टमेंट का, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। ओके जी, ठीक। अब यहां पर आपको कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का, एक रिजर्व भी दे रखा है ओपनिंग स्टॉक का, परचेज एंड सेल दे रखा है ए और बी डिपार्टमेंट का, इंटर डिपार्टमेंट बी और ए दे रखा है, डायरेक्शन जो है डायरेक्टर है उसकी फीस और रेम्युनेशन दे रखा है, वेजेस दे रखा है, रेंट और रेट्स दे रखे हैं, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऑफिस सैलरी, फर्नीचर, ऑफिस एक्सपेंस, इक्विपमेंट, कैरीज इनवर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम देयर ऑन कैश एट बैंक। तो ये सारा आपको डेटा यहां पर दे रखा है। अब इस डेटा की बेसिस पर हम जो है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है? ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बना देते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का। P&L account for the year ended 31st March 2018. Credit, debit, A department, B department. क्या क्या दे रखा है देखो, बैलेंस शीट का आइटम एक बार मैं छोड़ दूंगा, कैपिटल अभी रहने दो। आप बोलो तो बैलेंस शीट बना भी देते हैं, हाँ सही रहेगा यार, बैलेंस शीट बना के निकी करो ना साथ में, यस। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं फिर। लगे आज क्या बैलेंस शीट का आइटम आएगा तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर ही देंगे, दोनों डिपार्टमेंट की साथ में बनेगी, अलग नहीं बनेगी। ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, liabilities रुपीज सबसे पहले कैपिटल 1 लाख, ओके कैपिटल लिख दो बैलेंस शीट के अंदर, आपको पता है कहां लिखते हैं। नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे, ड्राइंग होगा तो लेस कर देंगे कैपिटल में से, है ना, ओके। फिर क्या है, फिर हमको दे रखा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैपिटल हो गया। ओपनिंग स्टॉक ए डिपार्टमेंट और बी, रिजर्व भी दे रखा है, रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो रिजर्व क्रेडिट होता है। तो ये रिजर्व दे रखा है, इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, पेंडिंग रख रहा हूं इसको। लेकिन ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं ए डिपार्टमेंट का 40,000, बी डिपार्टमेंट का 2,500, तो ओपनिंग स्टॉक तो हम दोनों डिपार्टमेंट का लिख ही सकते हैं, 40,000 और 2,500। तो टू बैलेंस, अरे सॉरी, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, 2,500। नेक्स्ट आता है आपका परचेजेस, परचेजेस डेबिट होती हैं, तो ये रही ए डिपार्टमेंट की 550 और बी डिपार्टमेंट भी परचेज कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ओनली 5,000 की, तो 5, 50 और 5,000, तो टू परचेजेस। देखो बी डिपार्टमेंट ने बहुत कम परचेज करी है, क्यों, पहले ही बता दिया गया है भाई जो ए डिपार्टमेंट है वो इसको ट्रांसफर करेगा, कितना करेगा वो क्वेश्चन अभी बता देगा, लेकिन हम हाथों हाथ पहले सेल लिख देते हैं। देखो सेल ये रही, क्रेडिट साइड में होती है 650 और 75, देखना कोई अमाउंट मैं रॉन्ग ना लिख दूं, आप बता देना, है ना, 650 और 75, ठीक है, हाँ। फिर आता है ये रहा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कौन ट्रांसफर कर रहा है, ए डिपार्टमेंट, किसको ट्रांसफर कर रहा है, बी डिपार्टमेंट को। तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके तो क्रेडिट साइड में आएगा, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके तो क्रेडिट साइड में आएगा। सेल किस साइड में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रही है, तो ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये देखो ए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ए डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ कितना, जो 25,000 ट्रांसफर कर रहा है, और बी डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, तो बी डिपार्टमेंट के किस साइड में आएंगे, डेबिट साइड में। ये अभी मैंने बताया था, ये देखो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके क्रेडिट में, जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है उसके डेबिट में। तो यहां पर बी डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है ना, तो बी डिपार्टमेंट कितना रिसीव कर रहा है, बी डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है, ये देखो डेबिट साइड में 25,000, डेबिट वाले कॉलम में। तो यहां लिखेंगे हम 25,000 रुपीज का गुड्स रिसीव कर रहा है कौन, बी डिपार्टमेंट। कहां से आया, ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट से आया, ठीक है। और इधर क्या होगा, हम लिखेंगे ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट। कौन बोलेगा, ए डिपार्टमेंट, इधर तो ए डिपार्टमेंट कुछ नहीं आएगा,
ए डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मैंने कितना ट्रांसफर कर दिया बी डिपार्टमेंट को 25,000, ऐसा ही करते और ये ही करेक्ट है, ठीक है। बट यहां क्या हुआ है पता है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम है, वो बोल रहा है जो ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है ना, हाँ वो कितना कर रहा है, वो इंक्लूड है किसमें, इंक्लूड इन सेल्स, मतलब ये जो 25,000 ना ये सेल्स में ही इंक्लूड है पहले से ही, तो अब आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब सेल्स है टोटल 6,50,000 की, इसमें से 625 तो मार्केट में सेल करिए और 25,000 बी डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर करे हैं वो है। अच्छा तो लिख दिए हैं क्या आपने पहले ही सेल्स के अंदर, हाँ तो यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं बोलता ना तो हम जैसे मैंने अभी ट्रीटमेंट किया था वो एकदम करेक्ट था, आए समझ में, ओके जी। चलिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बोल देना बेटा, है ना, मैसेज कर देना, ठीक है, चैट में। आगे आगे डायरेक्शन फी एंड रेम्यूनरेशन, डायरेक्शन फी और रेम्यूनरेशन किसकी कितनी है, टोटल दे रखी है 15,000, लेकिन इसमें ए डिपार्टमेंट की कितनी और बी डिपार्टमेंट की कितनी है वो हमको पता नहीं है, तो इसको मैं एक बार पेंडिंग रख रहा हूं, देखेंगे इसका क्या करते हैं। कोई सूटेबल रेशियो होगा तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नहीं तो अभी इसको पेंडिंग रख रहा हूं। तो एक मैंने यहां पर ये पेंडिंग रखा है, एक मैंने यहां पर ये पेंडिंग रखा है, ओके। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है बिल्कुल, ए डिपार्टमेंट का कितना है 10,000, बी का कितना है 20, तो वेजेस पहले लिखा हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरी पहले लिखा होता तो P&L में जाता, तो वेजेस एंड सैलरी ये तो 11th में सीखते हैं। तो वेजेस शब्द पहले लिखा हुआ तो ट्रेडिंग में लिखेंगे कितना 10 और 20, तो 10 और 20, ओके जी। एक चीज और यहां पर बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ही है ना, ये रहा 48,000 और 3750, हाँ तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो लिखी दो 3750 48,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक और कहां आता है बैलेंस शीट के अंदर, तो यहां लिखेंगे स्टॉक 48,000 प्लस 3750, अब यहां लिख रहा हूं बाद में टोटल करके लिख देंगे, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, तो वेजेस एंड सैलरी हो गया हमारा, हाँ। आगे आता है बेटा रेंट एंड रेट्स, रेंट्स एंड रेट कितना है 4,000, अब 4,000 में से 3/4 किसका है ए डिपार्टमेंट का, 4,000 में से 3/4 किसका ए डिपार्टमेंट का, तो 1/4 किसका हो गया बी डिपार्टमेंट का, सीधी सी बात है, दो ही तो डिपार्टमेंट है। तो ये बोल रहा है रेंट एंड रेट्स जो है वो 4,000 है टोटल, उसमें ए डिपार्टमेंट जो है उसका है 3/4, तो 4,000 का 3/4 कर लो 3,000, तो अब बताओ बी डिपार्टमेंट का कितना बच गया, सीधा 1,000 सीधा ही आ गया, या फिर 4,000 का 1/4, तो रेंट एंड रेट्स, लेकिन ये P&L का आइटम है, रेंट एंड रेट्स। क्वेश्चन ने खुद ही बोला हुआ है कैसे दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइटिंग एंड हीटिंग का भी बोला हुआ है, लाइटिंग एंड पावर क्या बोला हुआ है 3/4 बी डिपार्टमेंट का, इस बार क्या बोल रहा है लाइटिंग एंड इसके बारे में 3/4 किसका है बी डिपार्टमेंट, तो ए डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा 1/4, तो 1,000 3/4 और 1,000 1/4, तो देखो कितना कितना होगा, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 750 बी डिपार्टमेंट और 250 हो गया ए डिपार्टमेंट, 750 250, लेकिन पहले बी डिपार्टमेंट में लिखना है, ठीक है 750। तो लाइट्स एंड पावर 750 इसमें 250, बस केयरफुली जो है क्वेश्चन को पढ़ना होता है, आधे से ज्यादा आंसर तो वही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, दोनों का अलग अलग दे रखा है भाई, ए डिपार्टमेंट का कितना है और बी का कितना है, ये 500 क्या आया भाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अच्छा ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ए डिपार्टमेंट का है 500 और बी डिपार्टमेंट का है 2,500, ठीक
ठीक है, तो दोनों डिपार्टमेंट का अलग से ही दिया हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। ओके ठीक, नेक्स्ट आगे देखो फिर ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी में बेटा अभी तक ये नहीं बोला हुआ है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। फर्नीचर एंड फिटिंग बेटा ये हम कर लेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग कहां जाएगा, सीधा का सीधा 10,000 कहां जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है फिर ऑफिस एक्सपेंस, इसका पता नहीं किस रेशियो में बांटना है। इक्विपमेंट हमको पता है, इक्विपमेंट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में 25,000, तो यहां लिख देंगे इक्विपमेंट। ओके, इक्विपमेंट तो एसेट होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट आता है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड जो है ना बेटा, हाँ वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और ओनली ए डिपार्टमेंट का बोला हुआ है। ए डिपार्टमेंट का कितना परसेंट, टोटल ही ए डिपार्टमेंट का है, कोई परसेंटेज नहीं है, 33,000, तो कैरीज इनवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में ए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट एंड इनकम देयर ऑन। इन्वेस्टमेंट कितने हैं, इन्वेस्टमेंट ये रहे डेबिट में, क्योंकि एसेट डेबिट होती है 50,000, और इनकम कितनी है उसके ऊपर, इनकम ये रही 5,000। तो इनकम को किस में लिखूं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होता है 5,000 को, इनकम है ना, बट ए डिपार्टमेंट में कितनी और बी में कितनी वो पता नहीं है हमको, इसलिए मैं इनकम को अभी पेंडिंग रख रहा हूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे 50,000, तो ये यहां आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इनकम को पेंडिंग क्यों रखा है, क्योंकि इनकम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है, बट ए डिपार्टमेंट की कितनी, बी डिपार्टमेंट की कितनी वो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको पेंडिंग रखा है। तो मैंने पेंडिंग, अच्छा कैश एट बैंक लिख देते हैं, कितना 27,000, तो कैश एट बैंक 27,000, ये तो बैलेंस शीट में आएगा, ये भी लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम। तो कुछ चीजें मैंने पेंडिंग रखी है, कौन कौन सी रखी है बेटा समझना, देखो इसको मैं सब हटा के आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, दिख जाए अच्छे से, ठीक है। ये सब हटा देना। देखो पेंडिंग रखा है मैंने, एक तो रिजर्व को, ये रहा 250, उसके बाद मैंने पेंडिंग रखा है ये डायरेक्टर फीस एंड रेम्युनरेशन 15,000, फिर मैंने पेंडिंग रखा है आपका ऑफिस सैलरी जो कि है आपकी 8,000, फिर मैंने पेंडिंग रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि है 1750, फिर मैंने पेंडिंग रखा है आपका इनकम, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम हो रही है 5,000। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने ट्रेडिंग में और पीएनएल में ट्रांसफर कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक प्रॉब्लम जरूर है, समझना अच्छे से। वो प्रॉब्लम ये है कि चलो सबसे दो प्रॉब्लम यहां पर है, एक नहीं दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि भैया इनका क्या करें, इनको किस रेशियो के अंदर ए और बी डिपार्टमेंट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन को, ऑफिस की सैलरी को, ऑफिस एक्सपेंसेस को, या इनकम देयर ऑन इसको। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई सूटेबल रेशियो नहीं मिल रहा तो आप एक जनरल पीएनएल बना दो और इनको जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल पीएनएल पूरे बिजनेस का होता है, ना ए का ना बी का, तो इनके लिए मैं जनरल पीएनएल बना के इनको मैं जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ओके ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जनरल पीएनएल मतलब जैसे बैलेंस शीट कैसे बनाई मैंने ए और बी की मिला करके, ऐसे ही एक पीएनएल बना दूंगा ए और बी का मिला करके। ओके ठीक, अब यहां पर बारी आती है दूसरी प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम वो सबसे पहले यहां मैंने बताई थी कि ए डिपार्टमेंट जो है वो बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है कितना, 25,000 रुपए का गुड्स। ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है किसको, बी डिपार्टमेंट को। तो बी डिपार्टमेंट को 25,000 का गुड्स मिल गया, हाँ, और ए डिपार्टमेंट की वो सेल में शामिल है, ये तो लिख दिया।
बट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर कर रहा है वो कर रहा है सेलिंग प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर। और बी डिपार्टमेंट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये रहा, बी डिपार्टमेंट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब बी डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा 25,000 का गुड्स सेल नहीं किया है, उसमें से कुछ गुड्स यहां पर बचा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉफिट शामिल है जो अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। अगर 25,000 का गुड्स पूरा का पूरा ए डिपार्टमेंट से मिला और बी डिपार्टमेंट उसको आगे सेल कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 3,750 रुपीज का गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। मतलब ये हुआ कि ये अनसोल्ड स्टॉक है, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेल प्राइस पर है, क्योंकि 25,000 सेल प्राइस पे ट्रांसफर किए हैं ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट, तो सेल प्राइस का मतलब इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट अभी तक हमने कमाया नहीं है। कब कमाएंगे? बी डिपार्टमेंट उसको कब अर्न करेगा? जब इसको सेल करेगा। तो अभी तक सेल नहीं किया है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमको यहां से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करना है। पर कितने परसेंट इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, कितने परसेंट इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ए डिपार्टमेंट ने जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया था? सिर्फ इतना बोल दिया सेल्स प्राइस। अरे सेल्स प्राइस कितनी वो तो बताओ, उसमें कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, पता नहीं है ना, तो उसको अभी हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए बताता हूं। हम क्या करेंगे, यहां पर ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इधर की टोटल करो, ए डिपार्टमेंट की टोटल करो। देखो क्रेडिट साइड की, ए डिपार्टमेंट के कौन सी साइड की टोटल करनी है? क्रेडिट साइड की। 6,50,000 प्लस 48,000 तो क्या 6,98,000। उसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो, 40,000, 5,50,000, 10,000 और 33,000। तो यहां पर जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 65,000, 65,000। ओके यस, ये क्या आ गया? ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे कैसे आप चाहो तो बी डिपार्टमेंट का भी निकाल सकते हो, एक बार तो निकाल दो, बाद में हम वैसे भी जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इसके अंदर शामिल, उसको तो वैसे भी ट्रेडिंग में दिखाते नहीं है, पीएनएल में दिखाना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 78,750, उसमें से ये लेस कर दो, तो आएगा 26,250 बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे यह पता करना है कि ए डिपार्टमेंट जब गुड्स ट्रांसफर करता है बी डिपार्टमेंट को, तो वो सेल प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। तो कैसे पता करें? अभी पता कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है? देखो बेटा 65,000 और सेल्स कितनी है? 6,50,000। तो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन सेल ऑफ ए डिपार्टमेंट। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है जीपी ले लो, डिवाइड कर दो सेल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया अभी 65,000 किसका? ए डिपार्टमेंट का, और सेल्स कितनी है? 6,50,000, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आंसर आ गया 10%। आंसर कितना आ गया? 10%। यानी कि जब ए डिपार्टमेंट, ये देखो ए डिपार्टमेंट का जीपी, ए डिपार्टमेंट की सेल ली है मैंने, ये देखो ए डिपार्टमेंट का जीपी और ए डिपार्टमेंट की सेल। तो इसका मतलब हम ये पता चल गया कि ये जो ए डिपार्टमेंट जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, हाँ, तो कितने परसेंट सेल्स के अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है? 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसका मतलब ये जो है ना 3750, हाँ, इसका 10% इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसका 10% क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 3750 का 10% करोगे तो कितना आएगा? 375 रुपए। तो इसमें से 375 रुपए हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? इसको ऑपोजिट साइड में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो सर दिखाओ ना पीएनएल अकाउंट के अंदर, नहीं, यहां नहीं, हम जनरल पीएनएल के अंदर दिखाएंगे। इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको और भी ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसको भी जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो इसको एक बार क्लोज कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर आ जाएगा बाय जीपी, कितना? 65,000 और 26,250। अब इस साइड की टोटल कर दो और यहां पर आप निकाल दो प्रॉफिट, जिसको आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, 2
नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी कुछ खर्चे लेस करने बाकी है। तो इधर 65,000, इधर आ गया 26,250। तो 65,000 माइनस 3,000 माइनस 250 माइनस 500, तो इधर आ गया 61,250 बैलेंसिंग फिगर। बट ये पीएनएल पूरा नहीं बना है, कुछ खर्चे अभी भी दिखाने बाकी है, लेकिन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए एक और पीएनएल बनाऊंगा जिसका नाम होगा जनरल पीएनएल, और वहां पर दिखाऊंगा कैसे। तो वो देखो अभी बताता हूं। 26,250 माइनस 1,000 माइनस 750 माइनस 2500, 22,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहां हो जाएगा 26,250। अब बनाता हूं बेटा मैं जनरल पीएनएल, यहां देखो, यहां बनाता हूं, जस्ट एक और स्लाइड ले लेते हैं। चलो यहां बनाएंगे हम जनरल पीएनएल। ये जनरल पीएनएल डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेगा, ये जनरल पीएनएल बनेगा पूरी कंपनी का, पूरी फर्म का जनरल पीएनएल है, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट ही है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड देखो एक ही कॉलम बनाया है मैंने, दो नहीं बनाए। ठीक है, अब यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट, कौन सा, जो हमने यहां पर आधे अधूरे पीएनएल से निकाला है। कितना है, ए डिपार्टमेंट का कितना है 61,250 और बी डिपार्टमेंट का कितना है 22,000। ए डिपार्टमेंट का 6250, बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है 22,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 61,250 प्लस 22,000, ये हो गया 83,250। अब यहां पर हम एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, कौन से वाले, जो हमने दिखाए नहीं थे। देखो सबसे पहले ये ले लो, अभी रिजर्व को रहने देना, मैं एंड में समझाऊंगा। डायरेक्शन फी एंड रेमुनरेशन, डायरेक्टर फीस और रेमुनरेशन, ये डायरेक्शन या डायरेक्टर, तो वो कितनी है 15,000 रुपए। तो अब यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूट करनी नहीं है, तो सीधी सीधी लिख दो। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर ऑफिस सैलरी, वो कितना है 8,000, लिख दो यहां पर। नेक्स्ट और क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1750, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, इनकम, इनकम थी क्रेडिट साइड में, ये देखिए 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी इधर जनरल पीएनएल में भी, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर इनका सुटेबल रेशियो दे रखा होता तो फिर ये जनरल पीएनएल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर हम इसी पीएनएल में ट्रांसफर कर देते, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने बोला कि इसके अंदर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो क्लोजिंग स्टॉक है किसका है, बी डिपार्टमेंट का, और बी डिपार्टमेंट को गुड्स कौन ट्रांसफर करता है, ए डिपार्टमेंट, और किस पे करता है, सेल प्राइस पर। और बी डिपार्टमेंट ने वो पूरा गुड्स बेचा नहीं, उसमें से कुछ बच गया, जो बच गया इसमें कुछ प्रॉफिट शामिल है, और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट शामिल नहीं हो सकता। अगर प्रॉफिट शामिल है वो अनरियलाइज है, अनरियलाइज मतलब अभी तक कमाया नहीं है, कब कमाएंगे, जब इसको बेचेंगे, तो अभी क्यों शामिल किया, हटाओ, क्योंकि ओवरऑल तो कंपनी का ही प्रॉफिट निकल के आएगा ना, उसमें ऐसा प्रॉफिट कैसे शामिल हो सकता है जो कमाया ही नहीं है। तो सिंपल यही है कि इसमें से जो प्रॉफिट है उसको हटाओ। तो कितने परसेंट प्रॉफिट है, 10%। हटाओ मतलब इसको डेबिट साइड में लिखो, ऐसे काटाकुटी नहीं होती है अकाउंटेंसी में, ब्रांच अकाउंट में भी हमने समझा था अच्छे से, है ना। तो कहां दिखाना, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल ये वाला तो मैंने क्लोज कर दिया, ओके, ये वाला तो क्लोज कर दिया, तो जनरल पीएनएल में दिखा देंगे हम यहां पर, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में दिखा दो, कितना 3750 का 10% कितना होगा 375। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब यहां देखो बेटा, अब आता है आपका वो वाला पॉइंट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट शामिल है, हाँ, तो उसको हमने पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, और ओनली किस डिपार्टमेंट के स्टॉक में प्रॉफिट शामिल हो सकता है, बी डिपार्टमेंट के। ओके, तो बी डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई प्रॉफिट शामिल था तो उसको हमने जनरल पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो डेबिट में दिखा के उसको कम कर दिया। ओके, तो ऐसे के ऐसे बेटा इधर ए बी डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा है, हाँ,
इसमें भी तो प्रॉफिट शामिल होगा। हाँ, तो उसको कहां दिखाएंगे? जनरल पीएनएल के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में था तो इसका स्टॉक रिजर्व डेबिट में दिखाया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो इसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में दिखाएंगे। तो इसका यहां दिखाएंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ये कौन सा वाला है? ओपनिंग वाला। ओपनिंग में कितना था? 2500, उसका 10% प्रॉफिट। यस, कितना होता है? 250। तो ये 250 बेटा वही तो है, ये देखो ये वाला, ये 250 क्रेडिट बोल रहा है, मैंने क्रेडिट में दिखा दिया। ओके जी, अब निकालते हैं, बस सारे पॉइंट हो चुके हैं। बैलेंस शीट बनानी है और इधर बस थोड़ा सा देखना है। यहां पर देखो 83,250 प्लस 5,000 प्लस 250, तो ये होता है 88,500। उसमें से सारी चीजें लेस कर दो, 15,000, 8,000, 1750, 375, तो यहाँ रहा 63,375 टू नेट प्रॉफिट ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट का मिला करके, यानी कि पूरी बिजनेस का, पूरी कंपनी का। और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड, यहां पर ऐड नेट प्रॉफिट, ए और बी दोनों का मिला करके। बोलो यहां तक समझ में आया? एक बार थम्स अप भेजो, फिर मैं जो है बेटा आपको बैलेंस शीट मैच करवा देता हूं, प्लीज। ओके जतिन, थैंक यू। अब देखो बेटा, यहां बैलेंस शीट पूरी मिल गई है, एक चीज रह गई यहां पर, स्टॉक। स्टॉक देखो कितना है, कौन सा वाला? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख तो दिया था लेकिन उसकी टोटल नहीं करी थी। 48,3750, तो ये हो गया 51,750। ठीक है, बट इसको अंदर लिखेंगे, पता है क्यों? मैं बताता हूं। 51,750, इसमें बेटा ये 3750 है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, हाँ उसको हटाओ। ओपनिंग तो है नहीं तो 250 भी हटा देते। ओपनिंग तो है नहीं, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग। इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो स्टॉक रिजर्व है, हाँ उसको लेस कर दो। वो कितना है? 3750 का 10%, जो कि होता है 375। तो यहां आ गया 51,375। अब दोनों साइड की टोटल कर दो, अगर बराबर आ गई तो हमारा एकदम आंसर करेक्ट है। ये तो हो गया 1,63,375। हो गया? ठीक है।